एवरीवन, क्या आपको भी इस टाइप के क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करने में परेशानी आती है कि कैसे भैया कैसे बनाना है? इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा परेशानी लगने लगती है, कन्वर्शन बनाना बहुत डिफिकल्ट लगता है, व्हाट हैपेंड व्हेन बनाना परेशानी का सबब लगता है आपको। तो ये सारा जो प्रॉब्लम है आपका वो सारा दूर हो जाएगा। आपको सिर्फ करना यही है कि वीडियो को ध्यान से देखना है और एक-एक बात को सुनना है, समझना है और देखिए कैसे चुटकी बजाते इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर पाएँगे। तो मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में और अभी अपने क्लास में करने वाले हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो इससे पहले हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज तक कर लिया है कि केमिकल प्रॉपर्टीज या रिएक्शन, इसी में आपको आ जाता है कि किस तरीके से कन्वर्सन होगा, किस तरीके से आपको उस टाइप का जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बताया है कि वो क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, डिस्टिंग्विश कैसे कर पाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स में, ये सारी बातें इसी में आ जाएंगी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। और ये जो प्रॉपर्टीज है एल्डिहाइड और कीटोन्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ अंडरगो सिमिलर रिएक्शन, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप है उनके पास, तो जनरली ये सिमिलर रिएक्शन ही शो करते हैं। थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस रहेगा जो मैं आपको डिस्कस करते चली जाऊंगी बीच बीच में। तो देखिए सबसे पहला जो समझिएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहली बात तो एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है, क्यों शो कर रहा है? क्योंकि इसके इसके जो कंपाउंड है इसका कार्बोनाइल ग्रुप जो है उसके अंदर क्या है आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जहां भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वहां पे एडिशन रिएक्शन पॉसिबल होता है। ओके क्लियर, ये बात समझ गए आप। और एक बात और बता दूं, केमिकल प्रॉपर्टीज जब आप पढ़ने बैठते हैं तो एक चीज दिमाग में बना के रखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर खास करके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो भी आपका कंपाउंड है ना वो केमिकल प्रॉपर्टीज जो उसका डिपेंड करेगा उसके फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करेगा। उसका फंक्शनल ग्रुप कैसा है, किस तरीके का सब्स्टिट्यूट मतलब किस तरह का रिएक्शन वो शो करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही केमिकल रिएक्शन होगा किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो देखिए यहाँ पे मेरा कार्बोनाइल ग्रुप है जिसके अंदर पाया जाता है सी डबल बॉन्ड ओ। तो सी डबल बॉन्ड ओ का मतलब हो गया मल्टीपल बॉन्ड हो गया ये, तो मल्टीपल बॉन्ड है, दैट्स वाई यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, एक बात तो आप समझ गए पहली बात। अब दूसरी बात समझिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करता है तो मैंने जब आपको नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप पढ़ाया था उस टाइम पे भी बहुत डिटेल में समझाया है, 5 से 6 मिनट तक आपको समझाया है कि कैसे कैसे किधर किधर से निकलता है, कैसे अटैक करता है, क्या बहुत तरह की बातें उसमें बताई है। तो वो वीडियो ही आप देख लीजिए, क्योंकि फिर अगर अभी बताने बैठूंगी तो बस काम खत्म, समझ गए। तो फिर यहाँ देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो आप समझिए इस चीज को, आप सिर्फ समझना है इसको, इसमें लिखना कुछ नहीं है अभी, अभी सिर्फ समझना है। तो ये देखिए मेरा कार्बोनाइल ग्रुप है, इसमें मैंने आपको बताया था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इस कार्बन का, जिसके कारण ये प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो देखिए स्टेप 1 में मानिए ये क्या हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ही क्यों, ये भी सवाल उठता है कि न्यूक्लियोफाइल ही क्यों अटैक करेगा मैम, इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं? तो मैंने बताया था आपको कि जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है तो ये क्या हो गया कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जिसके कारण ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचेगा, जिसके कारण ये पार्शियली निगेटिव हो जाएगा। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन चूंकि खींच गया इसलिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चला जाएगा। बात आ रही समझ में आपके, पार्शियल पॉजिटिव हो गया। अब आप समझेंगे कि कार्बोनाइल ग्रुप है ये, तो इसमें अटैक इसी पे होना है, सेंट्रल एटम है ये, इस पे अटैक करेगा आके। तो यहाँ चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए निगेटिव चार्ज ही चाहिए, निगेटिव ही चाहिए, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। अगर हमारे कार्बन पे निगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता, नहीं न्यूक्लियोफाइल का नहीं, किसका होता, इलेक्ट्रोफाइल का होता। क्लियर हो गया इतना सा कॉन्सेप्ट आपका। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कारण से होता है। तो ये आपको रटने की जरूरत है, नहीं जरूरत है, ये आपको दिमाग में सेट कर गया कि सी डबल बॉन्ड ओ होता है तो ऑक्सीजन खींचता है इलेक्ट्रॉन को, इस पे पॉजिटिव हो गया, दैट्स वाई ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक ऐसे क्यों करेगा, क्योंकि ये अगर इधर से आएगा भैया झगड़ा करने के लिए ऑक्सीजन के साथ कि नहीं हम इधर ही से जाएंगे, इसी रास्ते से जाएंगे, तो रिपल्सन होने लगेगा। समझ में आ रही बात, रिपल्सन होने लगेगा, और रिपल्सन होगा तो किसी का काम नहीं बनेगा, ऑक्सीजन तो अपने घर में रह ही जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ नहीं पाएगा, इसलिए ये अटैक बैक साइड से करेगा, फ्रंट अटैक नहीं करेगा, बैक अटैक करेगा। ठीक है, ये बैक अटैक करना इसकी मजबूरी है, कायरता नहीं है, इसकी मजबूरी है कि ये इधर से आ ही नहीं सकता है क्योंकि ये दोनों सेम नेचर वाले हैं, इसलिए इसे इधर से अटैक करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपके पॉजिटिव के पास, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना, तो ये टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट बना, क्योंकि कार्बन के अराउंड में 4 बॉन्ड है तो टेट्राहीड्रल हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण। कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडेशन दिखाता है तो टेट्राहीड्रल हो जाता है। ठीक है,
अब आपने यहाँ पे क्या करना है, स्टेप 2 में इस ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करना है, H प्लस आयन दीजिए, H प्लस आयन दीजिए। तो H प्लस आयन देने से ये H प्लस किसके पास जाएगा, जिसके पास यहाँ निगेटिव है, बेचारे के पास O निगेटिव है, तो O के पास चला गया और इस तरीके से एडिशन प्रोडक्ट आपका बन गया। इतना तो आप समझ गए होंगे। आप देखिए यहाँ पे जो स्लो और फास्ट लिखा गया ना, स्लो और फास्ट, ये लिखने का रीजन क्या है, जैसे आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स मैं भी पढ़ाऊंगी, बहुत सारे बच्चे कमेंट में डाल रहे हैं मैम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाइए, एक बार इसको कंप्लीट कर देती हूँ, केमिकल काइनेटिक्स जल्दी से पढ़ाऊंगी आपको, क्योंकि फिर उलझ जाता है, ये भी रह जाता है, वो भी रह जाता है, फिर ध्यान नहीं रहता है मेरा कि किस कौन से टॉपिक में क्या पढ़ाया है मैंने आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्लो क्या है, सॉरी स्लो और फास्ट का मतलब है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि जो स्लो रिएक्शन होता है केमिकल काइनेटिक्स कहता है कि वही आपका रेट डिटरमाइनिंग है, क्योंकि जो फास्ट रिएक्शन उसमें क्या रेट डिटरमाइन कर पाइएगा, बहुत फास्ट होता है, बहुत तेजी से हो जाता है। तो बात आई समझ में, स्लो और फास्ट लिखने का मतलब क्या था, क्लियर हो गया आपने। तो इस तरीके से, और ऐसे भी क्लास 11th के अंदर आपको SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ाया जाता है ना, तो उस टाइम पे बताया जाता है कि ये SN1 क्यों है, SN2 ये इस टाइप से लिखा जाता था, SN1 SN2 ये क्या होता है, ये सब बताया जाता है, और इसी के लिए स्लो फास्ट यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये क्लास 11th का कोर्स है। तो चलिए यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमने समझा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर दिया, क्यों शो किया, कैसे शो किया, कितना कॉन्सेप्ट था इसमें, आपने सारी बातों को ऊपर बताए, वही यहाँ पे है। एल्डिहाइड्स आर जनरली more reactive than ketones in nucleophilic addition reaction due to steric and electronic रीजन्स। देखिए एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स होते हैं। रीजन क्या है कि इसमें जो आपका देखिए एल्डिहाइड आपने लिखा, पहला एल्डिहाइड आप लिखे, मान लीजिए ऐसा लिखा आपने, ये लिखा ना ऐसे, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे अगर ऐसे हुआ तो इसमें एक तरफ से आके न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन हो गया, तो इधर से एक ही बल्कि ग्रुप है, ये आपका जो CH3 एक ही है। लेकिन जैसे ही आप कीटोन की बात करेंगे, कि मैं कीटोन की बात कीजिएगा, तो जैसे कीटोन क्या कीजिएगा, तो CH3 लिखिएगा, C डबल बॉन्ड OCH3। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर अटैक करने के लिए, इसके इस कार्बन पे अटैक करने के लिए दो बल्कि ग्रुप यहाँ पे पहले से हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, यानी रास्ते में रुकावट पैदा करेगा, ये जगह ही नहीं देगा न्यूक्लियोफाइल को आने के लिए, जिसके उसी को कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। जब बड़े बड़े ग्रुप होते हैं और उसके कारण आपको अटैक करना मुश्किल हो जाता है, तो उसको स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक रीजन, ये रीजन के कारण क्या होगा, आपका जो एल्डिहाइड होगा वो रिएक्टिविटी क्या करेगा, एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा देन किससे, कीटोन से ज्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन पूछ देता है कि एल्डिहाइड्स, जब एल्डिहाइड और कीटोन्स बोथ हैविंग कार्बोनाइल ग्रुप बट एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स बाय, तो ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा देन कीटोन्स। रीजन क्या है कि स्टेरिक, कीटोन्स के अंदर काम क्या करता है, स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक रीजन काम करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, मैंने पिछले जितने भी क्लासेस लिए हैं डियर, उसमें सब बताया था आपको कि प्लस आई इफेक्ट ऐसे ऐसे काम करता है, जिसके कारण यहाँ से ऐसे ऐसे आएगा, तो यहाँ पे इसके ऊपर एक बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो किस तरीके से इसका शिफ्टिंग होगा, ये सारी बातें मैंने बताई हैं आपको, इसलिए यहाँ पे अब थोड़ा सा मैंने नहीं डिस्कस किया है इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स को लेकर, ठीक है। स्टेरिक मतलब समझ गए आप, इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स का मतलब हो गया कि यहाँ पे आई इफेक्ट भी काम करेगा, तो यहाँ पे एक ही आई इफेक्ट काम कर रहा है, जबकि यहाँ पे दो दो आई इफेक्ट काम करेगा। बात आई समझ में आपके। देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, तो देखिए इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी शो करेगा। एलिमिनेशन मतलब निकलेगा भी कुछ कुछ, ठीक है। एडिशन तो होगा ही, एडिशन में मतलब होता है सब कुछ जुड़ जाना सिर्फ, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होगा, कुछ जुड़ेगा और कुछ एलिमिनेशन भी होगा। तो उसमें टाइप्स है, देखिए नंबर फर्स्ट है एडिशन ऑफ HCN। तो एडिशन ऑफ HCN करना है किस पे, कीटोन या एल्डिहाइड पे, किस पे करना है, कीटोन या एल्डिहाइड पे। तो कीटोन और एल्डिहाइड नहीं लिखा जा रहा है, जनरली सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप को शो किया जा रहा है, क्योंकि ये पता है हमें कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में ही ये दो चीज पाए जाते हैं। तो HCN लिया, OH माइनस, और देखिए यहाँ पे क्या होगा, H2O एलिमिनेट हो गया, बन गया, और बना क्या यहाँ आपका CN माइनस, CN माइनस जो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो आपने जनरेट किया, बनाया, यही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे एडिशन शो करेगा, यही इधर पे आके जुड़ जाएगा। तो जो मैंने वहां बताया जस्ट उसी तरह से एरो को आप ध्यान से देखें, ये एरो के ऊपर ऑक्सीजन को ले इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो इस पे निगेटिव हो जाएगा चार्ज हमारा, यहाँ पे निगेटिव है ना, तो फिर क्या है, ये निगेटिव हो गया हमारा,
देखिए ये निगेटिव हो गया और ये यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, जिसके कारण ये इस पे अटैक करेगा तो एक एडिशन प्रोडक्ट देगा जो कि टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट होगा और H प्लस आयन दे के आप क्या करेंगे साइनोहाइड्रीन बना लेंगे जो कि एडिशन प्रोडक्ट हो गया आपका। देखिए यहाँ पे लिख दिया है मैंने एनसीईआरटी बुक का कुछ भी आपको मिस नहीं होगा। दिस रिएक्शन इज वेरी स्लोली विथ प्योर HCN देयरफॉर इट इज कैटालाइज्ड बाय बेस। अगर आप सिर्फ प्योर HCN को लेकर रिएक्शन कराएंगे तो बहुत स्लो होगा रिएक्शन, जिसके कारण इसको कैटालाइज कर दिया जाता है किसके थ्रू, OH माइनस यानी हाइड्रो ये आपका क्या बेस के थ्रू। OH माइनस का मतलब होगा कि बेसिक कैरेक्टर यहाँ पे डाला गया है, बेस के थ्रू इसको कैटालाइज किया गया। ठीक है, तो ये साइनोहाइड्रीन बन गया एडिशन। बस आपको ध्यान देना है ये सारी बातों पे। ये जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं कार्बोनाइल है, ये कैसे CN माइनस है तो ये ऐसे अटैक करेगा, इस पे जुड़ जाएगा, जाके इस पे निगेटिव चार्ज रह गया, इसको H प्लस आयन के थ्रू न्यूट्रलाइज करके एक एडिशन प्रोडक्ट आपने बना लिया। ठीक है, तो एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ये आप कर सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाना है आपको। तो देखिए फिर वही होगा, इस तरीके से गया और चूंकि यहाँ आप क्या देख रहे हैं NaHSO3 है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो सोडियम है, क्योंकि क्या है ये सोडियम पॉजिटिव चार्ज वाला होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि मेटल है, तो ये ऑक्सीजन के पास जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है तो ऑक्सीजन के साथ चला गया और ये जो निगेटिव पार्ट बचा वो किसके पास चला गया, आपके हाइड्रोजन सॉरी कार्बन के पास चला गया। क्यों, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव है, तो ये जो आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव और ये पूरा पार्ट निगेटिव, तो ये निगेटिव आ गया इस कार्बन के पास है, ये आपका ऑक्सीजन के पास सोडियम चला गया, बना लिया। प्रोटॉन ट्रांसफर कर दीजिए, इधर उधर कर दीजिए, तो आपका क्या हो गया, ये इस तरह से SO3 Na चला गया, वहां OH यहाँ आ गया, तो इस तरह से बाई सल्फाइड एडिशन कंपाउंड बना जो कि एक क्रिस्टल हो जाता है। क्लियर, तो चलिए ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये RMGX। ठीक है, आर के जगह पे अल्काइल मतलब एलिफेटिक और एरोमेटिक कुछ भी हो सकता है, यहाँ फिनाइल भी हो सकता है। ठीक है, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिए RMGX है, एक्स तो हेलोजन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो निगेटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम जो है वो मेटल है और वो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है इसका बहुत ज्यादा, तो मैग्नीशियम के ऊपर होगा पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया। अब आप देखिए यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन को आपने ऑक्सीजन पे ट्रांसफर किया तो यहाँ पे हो गया इसके ऊपर निगेटिव और इसके ऊपर हो गया पॉजिटिव, तो ये R कहाँ जाएगा, निगेटिव के पास, M कहाँ जाएगा, Mg कहाँ जाएगा, इसके सॉरी 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 R कहाँ जाएगा C के पास और Mg कहाँ जाएगा, O के पास, तो गया है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ROMGX हुआ अडप्ट, यानी कि वही इंटरमीडिएट बनता है, एडिशन इंटरमीडिएट है, और H2O के साथ हाइड्रोलिसिस करा दीजिएगा इसका, तो फिर ये आपको इस तरीके से एक प्रोडक्ट दे देता है। तो उस रिएक्शन को यहाँ पे दिखाया गया है कि RH मान लीजिए कोई भी अल्डिहाइड लेके आप रिएक्शन कराइए, फॉर्मल्डिहाइड मैंने लिया, RMGX डाला, तो मेरा कैसा प्रोडक्ट पूरा एडिशन होके कैसा प्रोडक्ट बना, RCH2OMGX, तो हाइड्रोलिसिस करा दिया तो मेरा RCH2OH बन गया और MgXOH बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया इजिली। चलिए क्वेश्चन नंबर सॉरी नेक्स्ट पे चलते हैं टॉपिक पे, एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, अब एल्कोहल को एडिशन कराना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिए। एडिशन ऑफ एल्कोहल, तो RCHO लिया आपने, एडिशन ऑफ एल्कोहल कराई इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस होगा ये। तो यहाँ पे देखिए मतलब दिखाया नहीं गया है एरो, आप ध्यान देंगे ये एल्को ये इस तरीके से लिखा जाएगा ना मैकेनिज्म के थ्रू, अगर लिखना है तो ये ऐसा है ऐसा, तो ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव हो जाएगा, RCH OR डैश और OH बना, ये हेमी एसिटल एल्कोक्सी एल्कोहल है। और इसका जब आप क्या करेंगे रिएक्शन, ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेगा, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए इसका, तो ये क्या हो जाएगा RCHOR डैश OR डैश यानी एसिटल H2O। तो यहाँ पे एक चीज क्या है देखिए, अब यहाँ पे जो जरूरत है समझने का क्या, एडिशन ऑफ एल्कोहल, तो एडिशन ऑफ एल्कोहल तो मेरे समझ में आ गया भाई मेरे के ऐसे ऐसे एडिशन हो गया, लेकिन ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि HCl गैस के प्रेजेंस में होगा, फिर हाइड्रोलिसिस कराना होगा, तो कुछ चीजें हैं जो कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते पढ़ते पढ़ते दिमाग में रहना शुरू हो जाता है। ठीक है, और भी कुछ रिएक्शंस आएंगे आगे तो उसमें डिटेल्स में समझेंगे इसको फिर से। अब देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन लिया है ये आपका ये ग्लाइकोल है,
तो ये आप कीटोन ले लेंगे, ग्लाइकोल लिया, HCl गैस और डाइल्यूट HCl मीडियम रखा। जैसे देखिए HCl गैस लिया और डाइल्यूट HCl लिया, ठीक है, दोनों ही आपने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। सिर्फ क्या है इसमें समझिए इस चीज को क्या है, अगर आपने इन दोनों को कन्वर्ट करना है इसमें तो आप क्या लेंगे, HCl गैस लेके काम करेंगे। लेकिन अगर ये जो बना हुआ चीज दिख रहा है आपको, इसको कन्वर्ट करना है इधर प्रोडक्ट वाले में, तो डाइल्यूट HCl के साथ करेंगे। ये एरो बता रहा है ना आपको कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, ये बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए ये लेना है। तो बस लिया है इसको और ये एडिशन प्रोडक्ट के रूप में बना इथाइलिन ग्लाइकोल के कीटल। देखिए ये आपके, देखिए उसी बात को यहाँ लिखा है, एसिटल्स एंड केटल्स आर हाइड्रोलाइज्ड विथ aqueous मिनरल एसिड टू यील्ड corresponding एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जो लिखा गया था, जो बताया गया, वही मैंने यहाँ लिख दिया है। तो ये आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा गया, और आप जानते हैं एनसीईआरटी का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको मान लीजिए दे देगा, एसिटल्स एंड कीटल्स आर हाइड्रोलाइज्ड विथ डैश टू यील्ड corresponding एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि एसिटल्स और कीटल्स क्या है, एक जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है, तो एसिड ये एल्डिहाइड से बना तो एसिटल्स उसको बोल रहे हैं, और कीटोन से बना तो कीटल्स बोल रहे हैं। तो उसको जब हाइड्रोलाइज किया जाता है aqueous मिनरल एसिड से, तो वो क्या बनाता है, corresponding कीटोन्स और एल्डिहाइड। देखिए एडिशन ऑफ अमोनिया नीड्स डेरिवेटिव कर लेंगे, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं NH3 को अमोनिया बोलते हैं, उसमें से एक H को हटा के Z ला दिया गया है, यानी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जो मैंने यहाँ मेंशन भी किया है कि Z अल्काइल अराइल OH NH2 कुछ भी हो सकता है, तो इसे अमोनिया का डेरिवेटिव जो भी होगा वहां पे आ सकता है। अब देखिए, चूंकि एडिशन ऑफ अमोनिया है, ये आपने समझ लिया है कि क्या पढ़ाया जा रहा है आपको, कि कार्बोनाइल कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, एडिशन करेगा, आके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से वही चीज होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, जिसके कारण जो ये वाला पार्ट है एन, ये जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो वो पार्ट यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। और चूंकि ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, इसका निशान देख रहे हैं, ये रिवर्सेबल रिएक्शन, इसलिए इसको कैटालाइज किया जाता है एसिडिक मीडियम के थ्रू, एसिड से, ठीक है। तो उसके बाद आपका ये एसिड से रिएक्शन करा के, जब आप देखिए ये अरेंजमेंट होता है इसके अंदर, ये जो आप देख रहे हैं NHZOH, तो ये चूंकि स्टेबल कंपाउंड नहीं है, तो इसके लिए इसके अंदर क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है इसका। मतलब आप देखिए, ये जो कंपाउंड बना, इंटरमीडिएट बना, ये एडिशन प्रोडक्ट हो गया आपका, क्योंकि फाइनली इसके अंदर कोई भी चार्ज अब नहीं है, ये प्रोडक्ट है। लेकिन चूंकि ये क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट नहीं होता है, स्टेबलाइज नहीं होता है, जिसके कारण ये क्या करता है, ये लूज ऑफ H2O करता है, यानी डिहाइड्रेशन शो कर देता है। डिहाइड्रेशन शो करने के कारण इस तरह का प्रोडक्ट आपके सामने बनता है, ठीक है। ये जो आपका दिख रहा है ये, और यहाँ से OH माइनस निकला और इससे H प्लस आयन को लेके बाहर आया है, इसलिए यहाँ NZ और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। कैसे, देखिए रिडक्शन देखते हैं। नेक्स्ट हो गया हम लोग का रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं कि रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन टू अल्कोहल होगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स रिड्यूस टू अल्कोहल बाय यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। मतलब इन तीनों में से कुछ भी रखिए, हाँ, ये सब काम करता है किसके लिए, रिडक्शन करवाने के लिए। तो ये याद रखिएगा, एजेंट है, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड भी क्या करता है, रिडक्शन कराता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी वही काम करता है। और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मतलब कैटालाइट, निकेल उकेल प्रेजेंट रहता है, जो आपको बताया है मैंने पहले भी, तो वो चीज है। तो इनमें से कोई भी रहेगा तो एल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये काम करेगा आपका, जब आप अल्कोहल्स पढ़ेंगे ना, अल्कोहल्स और ईथर वाला चैप्टर, तो उसमें क्या हो जाएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में ये आ जाएगा। जैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है, तो आप जैसे वहां लिख सकते हैं, अल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है। तो सब चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक को पढ़िए बढ़िया से, सब धीरे धीरे होता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ याद करना क्या है हमको, कि एल्डिहाइड जो होगा वो प्राइमरी अल्कोहल्स देगा, जबकि कीटोन्स जो देगा वो सेकेंडरी अल्कोहल। यही हो गया आपका क्या, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो था, तो कैटालिस्ट के रूप में ये प्रेजेंट है। और NaBH4 तो डिस्कस कर ही दिया है आपको। तो ये आपका इस तरीके से एडिशन प्रोडक्ट रिडक्शन करेगा, किसमें, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या, एल्डिहाइड प्राइमरी में और कीटोन सेकेंडरी में। क्लियर। नेक्स्ट आइए, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स ये बहुत जगह पे आपका काम आ जाएगा आपके लिए, जब आप कन्वर्शन पढ़ेंगे वहां पे बहुत काम करता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, तो कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज रिड्यूस टू CH2 ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विथ। देखिए पहली बात तो मैंने आपको बताया, रिडक्शन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को हटके हाइड्रोजन का जुड़ना।
ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना, दोनों ही क्या कहलाता है, रिडक्शन। आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन हटेगा तो रिडक्शन कहलाएगा। तो आपने क्या देखा, कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स को कन्वर्ट होना है किसमें, CH2 ग्रुप में, और उसको क्या कह देंगे, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन कह देंगे। तो चलिए इसके कराने के लिए, इसको जो करवाना है यानी इसको बदलना है इसमें, और सी डबल बॉन्ड ओ को CH2 में कन्वर्ट करना है, उसके लिए एजेंट कौन सा लगेगा, तो एजेंट, पहला एजेंट है क्लीमेंसन रिडक्शन कहलाता है। ZnHg अमलगम लिया जाता है, जिंक अमलगम आपने लिया, Hg के साथ कोई मेटल मिला के बनाए तो उसे अमलगम कहते हैं, जिंक अमलगम। HCl कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लीजिए, ये कौन सा एजेंट है, क्लीमेंसन रिडक्शन का एजेंट है, कौन है, क्लीमेंसन रिडक्शन का एजेंट है, याद रखिएगा। क्लीमेंसन भी पूछता है आपको और उल्फ केस्नर रिडक्शन भी पूछता है, तो दोनों ही है, तो बस ये ZnHg HCl, ठीक है। तो अब आप देखें, तो ये आपका जैसे मान लीजिए कार्बोनाइल ग्रुप कोई भी ले लीजिए, एल्डिहाइड लीजिए, कीटोन लीजिए, काम करवाइए, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और H2O मिल जाएगा। हाइड्रोजीन देखिए, अब देखिए हाइड्रोजीन यानी NH2 फॉलोड बाई NH2 मतलब इसको ही हाइड्रोजीन कहते हैं, ये जो है हाइड्रोजीन का फॉर्मूला है, फॉलोड बाई हीटिंग विथ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज इथाइलिन ग्लाइकोल। ये क्या होता है, उल्फ किस्नर रिडक्शन का एजेंट है। उल्फ किस्नर रिडक्शन भी वही करता है जो क्लीमेंसन रिडक्शन करता है, सिर्फ एजेंट को बदल दिया, नाम बदल गया, एजेंट बदल गया तो आपका जो नेम रिएक्शन है वो चेंज कर जाता है। अगर आपने ZnHg HCl कहीं पे लिखा देखा तो वो समझना है क्लीमेंसन रिडक्शन हो रहा है, जबकि अगर हाइड्रोजन देखा तो उल्फ किस्नर रिडक्शन हो रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, बस सब कुछ सेम होगा, बस NH2 लिखा, इसको रिएक्शन कराया, ऐसा बनेगा, ये KOH इथाइलिन ग्लाइकोल जो लिखा गया है उसके प्रेजेंस में CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और N2 ये खासियत है इसका कि यहाँ पे N2 गैस मिलेगा आपको, ये N2 गैस आपको देगा। खासियत देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्लीन किस्नर रिडक्शन में आपको प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट के रूप में N2 भी मिलेगा, जबकि इसमें आपको वाटर मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट था रिडक्शन में, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट था, जो शुरुआत में आपको बताया उसमें जो एजेंट है NaBH4 है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ध्यान रखिए, एकदम से दिमाग में बैठा के रखिए कि वो रिडक्शन करवाता है, रिड्यूस करवाता है, एजेंट है किस चीज के लिए, रिड्यूस कराने के लिए, ठीक है। तो देखिए अब थर्ड नंबर ऑक्सीडेशन है, देख लेते हैं। एल्डिहाइड्स आर इजिली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विथ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3, KMNO4, K2Cr2O7 एक्सेट्रा। यानी एल्डिहाइड्स जो होते हैं इजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ऑन ट्रीटमेंट विथ, ये कॉमन एजेंट है किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3, KMNO4 और K2Cr2O7। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टॉलेंस रिएजेंट, एकदम टॉलेंस रिएजेंट आ गया महत्वपूर्ण टॉपिक, फेलिंग रिएजेंट ऑल्सो ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड। तो देखिए ये लोग स्ट्रॉन्ग है, ये लोग जो एजेंट आप देख रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन करवा देगा, लेकिन ये माइल्ड है, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट माइल्ड है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है पढ़ना, क्योंकि ये ही डिस्टिंग्विश करवाता है किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन्स में, ठीक है। तो बस ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड का तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एकदम से इसको गांठ बांध लीजिए अपने पास कि एल्डिहाइड, अगर कहीं भी एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं याद है, बस ऐसा लिखो कन्वर्ट करा दो। मान लो कि ये चीज दिया है CH3CHO है, कहा क्या कि ये आपका ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है, इसको आपको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो बस एसिटल्डिहाइड लिया, ऑक्सीडेशन करा दिया, बन गया CH3COOH, ठीक है। अगर कभी भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाना हो और एसिड बनाना हो तो ऑक्सीडेशन, ये दिमाग में आप बैठा के रखिए कि एल्डिहाइड का जब कभी ऑक्सीडेशन होगा तो वो कन्वर्ट होगा किसमें, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जिस तरह का एल्डिहाइड लोगे उसी तरह का एसिड बनेगा, जितना कार्बन का एल्डिहाइड था, जैसे आपका एल्डिहाइड 2 कार्बन का था तो 2 ही कार्बन का एसिड भी आपको मिलेगा। तो इतनी छोटी छोटी बातें हैं जो आप दिमाग में रख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कीटोन्स आर नॉट इजिली ऑक्सीडाइज, they are oxidized under vigorous condition, that is strong oxidizing agent and at elevated temperatures। यानी देखिए यहाँ पे सब जो इम्पोर्टेंट बात है, ये जो आपने देखा अभी, ये एल्डिहाइड करेगा, कीटोन ऐसा काम नहीं करेगा, कीटोन इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, कीटोन होगा ऑक्सीडाइज, लेकिन उसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऊपर लिखा गया है आपको वो लेना पड़ेगा आपको, तब वो
काम करेगा, ठीक है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एलिवेटेड टेम्परेचर लेना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पे जैसे यह कीटोन है, कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा तो ये भी आपको एसिड ही देगा, बस क्या होगा 2 पेयर दे देगा आपको। क्या होगा? एक पेयर दे देगा आपको, एक पेयर देगा किस चीज़ का? एसिड का। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पार्ट में जाएगा इसलिए ऐसा आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे दिखाया है कि बाय क्लीवेज ऑफ C1C2 बॉन्ड, C1C2 बॉन्ड के क्लीवेज से बना है, C1C2 बॉन्ड के क्लीवेज से ये बना है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला आप देख रहे हैं ये बना है बाय क्लीवेज ऑफ C2C3 बॉन्ड। C2C3 बॉन्ड अगर ब्रेक करेगा तो ये बनेगा। लेकिन एक चीज जान के रखिए कि एक पेयर देगा आपको, ये 2 एसिड आपके सामने आएगा, ठीक है। तो दे डोंट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट। ध्यान रखिए इस चीज का कि कीटोन्स जो होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कीटोन्स जो होते हैं वो आपके फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते। अगर डिस्टिंग्विश करना होता है हमें अल्डिहाइड और कीटोन के बीच, तो हम लोग उसका रिएक्शन किसके साथ करा लेते हैं? टॉलेंस के साथ, टॉलेंस रिएजेंट के साथ और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, और पता कर लेते हैं कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन। अगर कीटोन है तो वो रिएक्शन ही नहीं करेगा, अगर रिएक्शन हुआ इट मीन्स कि एल्डिहाइड है। और इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये पढ़ना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है, टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसको आप टॉलेंस टेस्ट पढ़ें, फेलिंग टेस्ट पढ़ें, या इसको इस तरीके से पढ़ें कि ये क्या करता है, एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच डिस्टिंग्विश करने में आपका हेल्प करता है। तो टॉलेंस टेस्ट क्या होता है? ऑन वार्मिंग एन aldehyde with freshly prepared ammonical silver nitrate solution, टॉलेंस रिएजेंट इसी को कहते हैं। NH4OH AgNO3 को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है ये। A bright silver mirror is produced due to, ये ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल, या इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत जगह सिल्वर, जैसे यहाँ जो सिल्वर मिरर मिलता है ना, इसी को सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो एल्डिहाइड लिया आपने, टॉलेंस रिएजेंट डाला, तो वो आपको पीपीटी ऑफ एजी देगा, यानी कि टेस्ट ट्यूब के वॉल पे आपको चमकीला चमकीला दिखता है चांदी की तरह। तो वो समझ में आ गया कि आपने टेस्ट कर लिया किसका? एल्डिहाइड का। जैसे ये तो बहुत मतलब अच्छा सा टेस्ट है, क्लास 12 के अंदर भी करवाया जाता है कि आपको एल्डिहाइड और कीटोन्स में दिया रहता है केमिकल, और पता करना होता है कि इसमें से कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन, बिना किसी मतलब ये टेस्ट करके। तो आपको याद रखना है कि आपको एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट अगर दिया गया तो आपने क्या करना है, या तो टॉलेंस रिएजेंट बना लेना है, या तो फेलिंग सॉल्यूशन बनाना होगा। दोनों में से कोई एक बनाइए। रिएक्शन उसके साथ अगर किया, सिल्वर मिरर दे दिया टॉलेंस के साथ, तो एल्डिहाइड है तुम आपका, और अगर नहीं दिया तो कीटोन है आपका। तो ये सब वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये क्या है, प्रैक्टिकल जैसा, जैसे डिस्टिंग्विश का मतलब क्या, आप प्रैक्टिकल करते हैं इसका, तो प्रैक्टिकल से इसी टाइप के क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो क्वेश्चन वाइवा में पूछा जा सकता है आपको कि टॉलेंस रिएजेंट का नाम बताइए, टॉलेंस टेस्ट का यूज किसके लिए किया जाता है, या टॉलेंस टेस्ट जो किया जाता है उसमें कौन रिएक्ट करता है, कौन उसमें मतलब रिएक्शन करता है, कौन प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। सिल्वर मिरर टेस्ट किसे कहते हैं? तो इसी को कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारा मतलब वाइवा का अर्थ है कि आपको जो आते हैं एक्सटर्नल आपका क्वेश्चंस करते हैं आपसे, तो आपके टेस्ट करते हैं कि आपने किसी टॉपिक को कितने बेहतरीन तरीके से आपके टीचर ने तैयार किया है, पढ़ाया है। क्योंकि टॉलेंस टेस्ट अपने आप में एक नाम नहीं है, बहुत बढ़िया सा टेस्ट है, ये आपको बहुत लंबे समय तक पढ़ना भी है। दिस इज कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट ऑल्सो। तो देखिए कीटोन प्लस टॉलेंस रिएजेंट नो रिएक्शन, बस इतना ही तो करना है कि अगर कीटोन है और टॉलेंस रिएजेंट आपने डाला, कुछ नहीं होगा तो हो गया कि वो कीटोन हो गया, ठीक है। तो फेलिंग टेस्ट पे आ जाते हैं। कोई दिक्कत है आपको, कहीं परेशानी? फेलिंग टेस्ट, फेलिंग रिएजेंट हैविंग 2 सॉल्यूशन। तो फेलिंग रिएजेंट जो होते हैं उसमें 2 सॉल्यूशन होते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन फर्स्ट में होता है aqueous CuSO4, और फेलिंग सॉल्यूशन सेकंड होता है अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। अल्कलाइन सोडियम मतलब मीडियम अल्कलाइन रखना है, अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, और इसे रोचल सॉल्ट भी कहा जाता है। ये सब कुछ मैंने लिखा है ताकि आपका कुछ भी छूटे नहीं। आप जब इसको एक बारी ऐसे पढ़ेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगी बच्चों की एक बारी, जैसे मेरा टाइम अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपके लिए एक रिवीजन नोट्स टाइप का, शॉर्टकट टाइप का भी बनाने की प्रयास कोशिश करूंगी एग्जामिनेशन से आपके पहले, ताकि आपका काम हो जाए, ठीक है। तो रोचल सॉल्ट हो गया। दीज टू सॉल्यूशन फिक्स्ड इन, सॉरी, these two solution mixed in equal amounts before test। आपको क्या करना होता है, ये दोनों सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेना होता है, सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड,
और फिर टेस्ट के पहले दोनों को इक्वल अमाउंट में मिला के एक मतलब एक मान लीजिए आपका फेलिंग सॉल्यूशन फर्स्ट और फेलिंग सॉल्यूशन सेकंड, दोनों को आपने इक्वल अमाउंट में एक एक मान लीजिए कि 1 ml इसका लिया तो 1 ml इसका लिया, दोनों को मिक्स कर दिया तो एक फेलिंग रिएजेंट तैयार हो जाता है आपका। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन इस तरीके से दिखाया गया। ऑन हीटिंग एन एल्डिहाइड विथ फेलिंग रिएजेंट और रेडिश ब्राउन पीपीटी, ये सब ध्यान रखिएगा कि टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर देता है, जबकि आपके फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है किसका, कॉपर का, Cu2O का। तो ये देखिए रिएक्शन इस तरीके से होगा। ये मीडियम दिखाया गया है, अल्कलाइन मीडियम है, जो मैंने आपको पहले भी बोला है। तो इस तरीके से Cu2O देता है जो रेड ब्राउन पीपीटी होता है, और यही रिएक्शन आपका कीटोन नहीं करेगा, सिर्फ कौन करेगा, अल्डिहाइड। तो हो गया आपका डिस्टिंग्विश पढ़ लिया आपने, या तो आप टॉलेंस टेस्ट के साथ करा दे, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ करवा दे। अब यही फर्क है यहाँ पे कि टॉलेंस लिखने से काम नहीं चलेगा। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट हो गया AgNO3, और अमोनिकल है NH4OH हो गया, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट हो गया। ठीक है, अब आती बारी इस, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एरोमेटिक अल्डिहाइड डोंट रेस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। ये जो आप देख रहे हैं, जो आपने ये एरोमेटिक अल्डिहाइड अगर आपने लिया, ये सारा जो आपने एल्डिहाइड लिया वो क्या था, आपका एलिफेटिक अल्डिहाइड था। एलिफेटिक अल्डिहाइड रहेगा तो वो रिवर्ट करेगा आपको, रेस्पॉन्स करेगा कि मतलब सिल्वर मिरर देगा या रेड पीपीटी देगा। लेकिन अगर एरोमेटिक अल्डिहाइड है तो वो इसमें रिएक्शन नहीं करेगा। आप समझिए यहाँ पे, आप दो बातें आप समझना क्या है आपको। मैंने अभी कहा आपको कि अगर अल्डिहाइड और कीटोन की पहचान करनी है तो क्या करना है आपको, कि आपको टॉलेंस या फेलिंग सॉल्यूशन लेना है। रिएक्शन में अगर एजी टॉलेंस डाला, अगर सिल्वर मिरर दे दिया तो समझ गए कि अल्डिहाइड है भैया, कीटोन कीटोन तो वो है नहीं। अगर रिएक्शन नहीं किया तो वो कीटोन है, तो एल्डिहाइड कीटोन तो हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड भी रेस्पॉन्स नहीं करता है, तो वैसे केस में क्या होगा, आप क्या कहेंगे वहां, जब आप प्रैक्टिकल रूम में जब प्रैक्टिकल करते हैं तो आप लिखते हैं इट इज मतलब अगर रिवर्ट मान लीजिए रेस्पॉन्स नहीं किया तो आप लिखते हैं आइदर एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि न कीटोन इस पर रेस्पॉन्स करता है और न एरोमेटिक एल्डिहाइड रेस्पॉन्स करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं शो करता है। तो क्लास 12 के अंदर जो पूछेगा वो समझिए, टॉलेंस क्लास 12 में क्या पूछेगा, जैसे मान लीजिए देखा एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में डिफरेंस करो, तो एसिटल्डिहाइड मेरा क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड मेरा हो गया CH3 CHO एसिटल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड बेंजीन रिंग के साथ आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस करने कहेगा, तो भैया ये तो टॉलेंस के साथ सिल्वर मिरर देगा, लेकिन ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है बेंजल्डिहाइड, ये नहीं देगा, डिफरेंस हो गया। इस तरीके से क्लास 12 के अंदर हुआ। लेकिन जो आपको प्रैक्टिकल, चूंकि ये हमें प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चंस अक्सर आता रहता है, इसलिए मैं बार बार चर्चा कर दे रही हूँ आपको कि प्रैक्टिकल के लिए भी आपका दिमाग तैयार रहेगा कि वाइवा में भी, क्लास 12 है ना, ये वाइवा तो होगा ही होगा आपका, तो उसमें भी काम कर जाएगा। तो यानी कि समझ में आया कि अगर रेस्पॉन्स नहीं किया तो दो बातें हो सकती हैं, कि या तो वो एरोमेटिक अल्डिहाइड भी हो सकता है या तो कीटोन भी हो सकता है। अब बारी आती है एरोमेटिक अल्डिहाइड को, आगे पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो चलिए फिर नंबर 3 पे आ जाते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स बाय हेलो फॉर्म रिएक्शन। अब देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखिएगा, जैसे आपने बहुत बार ये क्वेश्चन PYQ में देखा होगा कि ये आपको आता है आइडोफॉर्म टेस्ट आता है। ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी मैंने भी क्वेश्चन बनाया है आपके लिए, PYQ क्वेश्चन बनाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था आपको, सब में ये डाला हुआ है। तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं। वेनम मिथाइल कीटोन, वेनम मिथाइल कीटोन ऑफ टाइप, ये देखिए मिथाइल कीटोन ऑफ टाइप, ये मतलब आर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मिथाइल इथाइल जो भी, यहाँ पे देखो COCH3 ये फिक्स है कि COCH3, तो मिथाइल कीटोन तो ये होगा ही एक तरफ से। इज ट्रीटेड विथ अ हैलोजन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इसको अगर आप ट्रीट करते हैं किसी भी हैलोजन के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, तो it is oxidized to carboxylic acid containing one carbon atom less than original molecule with the uh, simultaneous formation of trihalomethanes haloform. Thus
अब ये रिएक्शन आपको दिखाया गया है। अब पहले इसको पढ़े जो रामायण, इसको सुन के समझ लें क्या है। व्हेन अ मिथाइल कीटोन ऑफ द टाइप RCOCH3, अब देखिए क्या है कि आप फिक्स कर लीजिए यहाँ पे कि कैसा कीटोन होना चाहिए मेरा, मिथाइल, एक तरफ से मिथाइल होना चाहिए। कीटोन तो कुछ भी हो सकता है ना, इधर इथाइल इधर भी इथाइल डाल दोगे तो कीटोन हो जाएगा, लेकिन ये फिक्स है, आपको दिमाग में ये फिक्स कर लेना है कि एक तरफ से मिथाइल रहेगा, बाकी दूसरी तरफ आप इथाइल डालो, प्रोपाइल डालो, कुछ भी डालना है डालो, लेकिन एक तरफ से फिक्स कर दो इसको। यानी मिथाइल कीटोन ऑफ टाइप दिस इज ट्रीटेड विद अ हैलोजन, हैलोजन के साथ ट्रीट करना है, कोई भी हो सकता है हैलोजन, आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी लीजिए। इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन it is oxidized to carboxylic acid containing one carbon atom less than, एक कार्बन कम होगा उसमें, लेस देन होगा द ओरिजिनल मॉलिक्यूल विद द साइमल्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ ट्राईहेलोमेथेन। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन आपको दिखाया गया है कि यही जो वहाँ उतना लिखा गया है उतना इस बात को यहाँ दिखाया गया, इस तरीके से बना। अब किसी एक का एग्जाम्पल को लेके चलिए आप, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 पहला मेंबर है कीटोन का, इसी को लेके चलते हैं हम लोग। इसको आयोडीन के साथ रिएक्शन दिया आपने तो ये CH3 C डबल बॉन्ड हो और CI3 में कन्वर्ट हुआ। अब ये रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, यानी सब मिला के भी डाल सकते थे, लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसलिए ये जो रिएक्शन है, ये जो बना, ये आपका NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे एक आयोडो फॉर्म देगा CHI3, जैसे आयोडो फॉर्म I3 है तो आयोडो फॉर्म Cl3 होता है तो क्लोरोफॉर्म तो I3। अब इसको देखिए, ये रिएक्शन कहाँ से पढ़ाया गया, कीटोन से आपने पढ़ाया गया, कीटोन से कहा गया कि वही कीटोन जिसके पास एटलीस्ट वन मिथाइल कीटोन होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए कीटोन, यानी कार्बोनाइल के साथ एक मिथाइल होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन होता है, अदरवाइज नहीं होता है। समझ में आ रही बात। अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, ये मेरा कार्बोनाइल ग्रुप है, इस कार्बोनाइल ये एल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन में भी होता है, तो इसके साथ एक मिथाइल हो, चाहे वो एल्डिहाइड वाला हो चाहे वो कीटोन हो, उससे फर्क नहीं पड़ना है हमें, लेकिन एक मिथाइल होना चाहिए, मिथाइल होगा तभी ये टेस्ट होगा, अदरवाइज फिर ये टेस्ट नहीं रेस्पॉन्स करेगा। इसको आगे और देखिए आप, तो देखिए यहाँ लिखा है, मैंने नोट करके, दिस रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ COCH3 ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि अगर आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है आपका मॉलिक्यूल, तो उस मॉलिक्यूल में इतना तो पार्ट होगा ही होगा, एकदम दिमाग में बैठाइए इसे। आयोडोफॉर्म टेस्ट है, इसका मतलब है कि कार्बोनाइल के साथ CH3 होगा, ये समझना है आपको कि क्या बताया गया आपको कि कार्बोनाइल के साथ अगर CH3 ग्रुप है तभी वो आयोडोफॉर्म टेस्ट में रिस्पॉन्स करता है, अदरवाइज नहीं करता है। अगर आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव है तो समझ जाइएगा कि जो कार्बोनाइल ग्रुप आपका लिया गया है उसमें कार्बोनाइल के साथ CH3 भी है, कार्बोनाइल के साथ CH3 भी है। ये सारी बातें इतना बार बार रिपीट कर रही हूँ इसलिए कि आपको ये समझना होगा कि ये सारी बातें जब आप दिमाग में रखेंगे तभी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। एकदम देखिएगा, अगर ये जो 3-4 बातें अभी बताई गई हैं, बस उन्हीं के माध्यम से मैं इसे कैसे बनाऊँगी, एकदम आसानी से आपको समझाते हुए एक-एक लाइन समझा दूँगी आपको, कहीं दिक्कत तो नहीं होगी आपको, ठीक है? तो ये आपने समझ लिया कि आयोडोफॉर्म टेस्ट जो बताया गया, उसके लिए सबसे पहला कंडीशन है कि ये होना चाहिए, ये होगा तभी होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। बाकी समझ में बात आ गई? अब आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है? तो क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को जो अभी हम लोग बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि फिर आपने जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा उसका कैसे इंपॉर्टेंस, कहाँ पे आप इसको यूटिलाइज करेंगे, कैसे उसका यूज करेंगे, कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। कि जरूरी नहीं है कि जस्ट वही क्वेश्चन उठा के दे देगा, जस्ट जो मैंने लिखा है वही उठा के दे देगा, नहीं, इस टाइप से क्वेश्चन में डाल के दे पूछेगा आपसे। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे उसका हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, ठीक है? देखिए फटाक से देखते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है विद मॉलिकुलर फार्मूला दे रखा है, फॉर्म्स एन ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4 DNP रिएजेंट एंड गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विथ आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ तक एक पार्ट है क्वेश्चन का। तो मॉलिकुलर फार्मूला दे दिया और कहा कि 2,4 DNP रिएजेंट के साथ ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट देता है, तो ये फिक्स हो गया आपका कि ये क्या हो गया आपका, एल्डिहाइड या कीटोन है, ये तो फिक्स हो गया, ये तो उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को देख के भी फिक्स हो जाता है। लेकिन 2,4 DNP रिएजेंट के साथ ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट देना कैरेक्टरिस्टिक है एल्डिहाइड और कीटोन का, ठीक है?
एंड गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विथ आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आइए अपने जगह पे कि इसको समझिए, या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये तो फिक्स हो गया, लेकिन अब क्या फिक्स होना है, देखिए ये जो दे रहा है कि आयोडीन के साथ येलो प्रेसिपिटेट देता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या हो गया, आयोडोफॉर्म टेस्ट इसी को कहते हैं ना, अभी जस्ट आपने पढ़ा है आयोडोफॉर्म टेस्ट। अगर आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव है यानी येलो प्रेसिपिटेट देता है, इट मीन्स कि मिथाइल कीटोन जो अभी दिखाया गया कि COCH3 के प्रेजेंस में होगा। तो देखिए अब आप समझिए कंपाउंड जो आपका है वो कंपाउंड ए में क्या क्या बातें आपके सामने आई। कंपाउंड ए है जिसका फॉर्मूला पहले ही आपको कहा कि भैया C8H8O दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दे दिया। अब इसमें एक बात हुआ कि ये या तो अल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा, ये हमारे समझ में आ रहा है कि एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, ये भी समझ लिया हमने। अब जो आगे का पार्ट कहा कि जिसमें कि येलो प्रेसिपिटेट देता है आयोडीन के साथ, तो वो एक चीज फिक्स करता है कि क्या होगा आपका, ये तो R होगा और ये COCH3, ये तो फिक्स हो गया कि ये तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है आयोडीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH तो ये है, तो ये एक फिक्स हो गया। अब बारी आती है सिर्फ इसके पहचान करने की, इसका ये R क्या है, वहां पे R क्या है ये तो फिक्स कर लिया, अब R क्या है, तो अब R के लिए देखिए आगे पढ़िए। ऐसे तो यहाँ पे भी बनाया जा सकता है कि अगर इसमें से इतना को छांट दीजिए आप, COCH3 निकाल दीजिए, तो बाकी जो बचेगा वो R हो जाएगा, वो भी आप कर सकते हैं शॉर्टकट में। अगर बहुत जल्दी से बनाना है तो इसको ऐसे कर लीजिए, COCH3 कर दिया ना, इतना कर दिया। अब कितना कार्बन निकल के बाहर आ चुका है, 2 कार्बन निकल गया, तो यहाँ कितना कार्बन बचेगा, 6, तो 6 हो गया। आपने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन निकाल लिया है, तो हाइड्रोजन कितना बचेगा, यहाँ 8 में से 3 चला जाएगा तो 5 बचेगा, हो गया ना, देखिए ये हो गया। तो यही मतलब ऐसे ट्रिकली भी बना सकते हैं, इतना ही पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, आप कंपाउंड पहचान चुके हैं। इसको इस तरीके से लिख के दिखा देगा आपका, इस टाइप से, ऐसे COCH3 और इसमें ऐसे ऐसे ऐसे, तो यही है ए आपका कंपाउंड ए। लेकिन आगे पढ़ते हैं, इसके लिए देखिए ये अभी फिक्स करने के लिए ये तो मैंने आपको ट्रिकली बता दिया कि आप एग्जामिनेशन में अगर यहाँ तक पहचान जाते हैं, यहाँ तक आपने समझ लिया कि ये पढ़ा हुआ है मेरा, तो इसके आगे ऐसे कर लेना। लेकिन आगे पढ़ते हैं, अभी देखिए यहाँ पे क्या है हमारा क्वेश्चन, आगे क्या कहता है, इट नाइदर रिड्यूसेस टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट। अब ये क्या होता है भैया कि ये टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट को जब नहीं करता है, मतलब नहीं करता है क्या, रिड्यूस नहीं करता है, तो इसके केसेस में क्या होगा कि ये तो फिक्स हो गया कि ये तो कीटोन ही होगा या एरोमेटिक अल्डिहाइड हो सकता था, तो ये आपका कीटोन फिक्स हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि ये येलो प्रेसिपिटेट दे चुका है, ये बता चुका है कि हम मिथाइल कीटोन हैं, ठीक है, तो ये भी हो गया। नॉर डज इट डिक्लोराइज ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट। अब यहाँ पे देखिए ये क्या करता है, न फेलिंग टेस्ट दिखाता है, न टॉलेंस टेस्ट दिखाता है, और साथ ही साथ डिकलराइज भी नहीं करता है ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट को। अगर डिकलराइज कर देता तो ये बेंजीन रिंग का अनसैचुरेशन नहीं होता, अगर डिकलराइज कर देता तो बेंजीन रिंग का अनसैचुरेशन नहीं होता, एलिफैटिक रिंग का अनसैचुरेशन होता। अगर बेंजीन रिंग में अनसैचुरेशन है तो ये रिएक्शन नहीं करेगा ब्रोमीन वाटर के साथ, ये और बेयर्स रिएजेंट के साथ। ये भी यूज किया जाता है डिस्टिंग्विश करने के लिए कि अनसैचुरेशन कैसा है, एलिफैटिक है कि एरोमेटिक अनसैचुरेशन है। अनसैचुरेशन तो है ही नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड ये है, लेकिन ये आपका क्या कर रहा है, ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि ये एरोमेटिक है। और फिर क्या है, यानी रिंग के अंदर प्रेजेंट है आपका पाई बॉन्ड, और साथ ही साथ बेयर्स के साथ भी रिएक्शन नहीं दिखा रहा है, ठीक है, तो ये फिक्स हो गया कि एरोमेटिक रिंग है। तो ये भी एक तरह से आपका जो आगे जो थ्योरी था, ये जो थ्योरी दिया गया था, इतना यहाँ तक पढ़ना था आपको, इसके अकॉर्डिंग आपने अब क्लियर कर लिया, फिक्स कर लिया कि आपका जो कंपाउंड ए है आपने पहचान लिया कि हमारा कंपाउंड ए यही है, ठीक है। क्योंकि देखिए पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं था, यहाँ लास्ट में दिया था आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए एंड बी, ठीक है, तो ए तो पहचान लिया, अब बी को पहचानिए। देखिए क्या लिखता है, on drastic oxidation with chromic acid it gives a carboxylic acid B having molecular formula C7H6O2। identify the compound A and B। तो A तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखिए ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करिएगा क्रोमिक एसिड के साथ, तो वो क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड बी बनाएगा, जिसका फॉर्मूला ये है। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड बी बनाना है, इसको बना लेते हैं हम लोग फटाक से। तो देखिए कंपाउंड ए का जब क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा दीजिएगा तो वो आपको एसिड दे रहा है, लिख दिया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दे रहा है, जिसका फॉर्मूला दे रखा था ऐसा
तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, COOH को बाहर कर लिया एक, ठीक है, COH को बाहर कर लिया। बाकी देखिए एक कार्बन निकल चुका है तो यहाँ पे 6 कार्बन बचेगा, एक हाइड्रोजन निकल चुका है तो यहाँ 5 हाइड्रोजन बचेगा और O2 तो है ही। तो ये आपका कंपाउंड क्या हो गया, कंपाउंड बी हो गया ये आपका, ठीक है, एरोमेटिक यानी ये आपका बेंजोइक एसिड हो गया आपका कंपाउंड बी। तो इस तरीके से करना होता है, बस समझना है आपको, मतलब जितना भी रिएक्शन आपने पढ़ा है, कौन दिखाता है, किसके प्रेजेंस में दिखाता है, ये सारी बातें अगर आपको पता हो जाती है और फिर बीच-बीच में क्या जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे खुद ही आपको ट्रिक आता जाएगा। जैसे इसको देखते ही आप ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, दिमाग में आ जाएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो COH तो होगा ही होगा। बाकी जो ये लिख दीजिए, उसके बाकी जो बचा उसको लिखिए। जैसे इसको हम लोग ऐसे कर सकते थे, COOH लिख लिया, ऐसा लिख लिया। अब जो बचा रहा वो लिखिए। देखिए एक कार्बन आपने ले लिया तो एक कार्बन बचा है, C6 बचा है। एक हाइड्रोजन ले लिया तो एक 5 हाइड्रोजन बचा है तो C6H5COH हो गया, जिसको लिखने का तरीका ऐसा होता है। तो इस तरीके से भी ट्रिक भी लगाया जा सकता है, लेकिन ट्रिक लगाने के लिए पहले बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग। फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं हम लोग, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। तो देखिए अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है क्या, वैसा हाइड्रोजन जो जस्ट जुड़ा हो किससे, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो डायरेक्ट अटैच होता है कार्बन, उसे कहते हैं अल्फा। और उसके जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो अल्फा बीटा गामा ऐसे कहलाता है। तो देखिए एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगो अ नंबर ऑफ रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जहां भी H प्लस आयन रिलीज करने का नेचर है वो एसिडिक नेचर कहलाता है। जहां भी H प्लस आयन देने का नेचर है वो क्या है, हमारा एसिडिक नेचर है, एसिडिक होता है। तो एसिडिक नेचर जो शो करता है आपका एल्डिहाइड और कीटोन, वो किसके कारण करेगा, अल्फा हाइड्रोजन के कारण करेगा। एसिडिक नेचर किसके कारण, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, जो डायरेक्ट अटैच होता है कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ, उसे अल्फा कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल है, इसके साथ डायरेक्ट अटैच ये कार्बन है तो ये भी अल्फा हो गया। अगर इधर कोई कार्बन है तो वो भी अल्फा हो जाएगा, और उस अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। समझ में आई बात। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। अब देखिए इसी के अंदर आपको पढ़ना क्या है, अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा कि देखिए नाम में ही इसका छिपा है सब कुछ, कंडेंसेशन। तो एल्डिहाइड और अल्कोहलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट रहेगा, यानी कि देखिए इस तरह से इसको समझ लेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तभी ये रिएक्शन होगा। अंडरगो अ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली एज कैटलिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप को ही अल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स यानी कीटोल रेस्पेक्टिवली। दिस रिएक्शन इज नोन एज अल्डोल रिएक्शन, ठीक है। दिस रिएक्शन में अकर बिटवीन, ये जो रिएक्शन होता है मेनली किसके किसके बीच हो सकता है, एल्डिहाइड्स एल्डिहाइड्स के बीच हो सकता है, कीटोन्स और कीटोन्स के बीच हो सकता है, और साथ ही साथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बीच भी हो सकता है। द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एटम इन द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, और दूसरा डाइल्यूट अल्कली मीडियम होना चाहिए। ये दोनों मीडियम फुलफिल करेगा तभी आपका अल्डोल कंडेंसेशन होगा। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में भी, ध्यान रखिएगा। अल्फा हाइड्रोजन होना मैंडेटरी है, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा। और मीडियम कैसा होना चाहिए, अल्कली मीडियम भी होना चाहिए। तो देखिए वन ऑफ द रिएक्शन यहाँ पे शो किया गया है कि एथेनॉल एथेनॉल लिया गया, नहीं कि दो अल्डिहाइड ही लिया गया, और दोनों अल्डिहाइड इस तरीके से रिएक्शन करके 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाता है, जिसे अल्डोल बोलेंगे क्योंकि इसमें OH भी है और CHO भी है, तो अल्डोल हो गया। कंडेंस करेगा ये मॉलिक्यूल, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा और बनाएगा ब्यूट 2 इनल, क्योंकि देखिए 1, ये आप ऐसे लिखेंगे ना 1 2 3 4, तो ब्यूट 2 इनल बनेगा। तो अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ये है, क्योंकि कंडेंस किया मॉलिक्यूल आपका, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया। कैसे किया, देखिए यहाँ का ये जो आप देख रहे हैं ना H2, यहीं पर से H एक आ गया बाहर, इसको यहाँ पे ये H बाहर आके एक ऐसे करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है, तो कंडेंस कर गया। इसी तरीके से फिर यहाँ पे कीटोन का भी मैंने एग्जांपल लिया है, कीटोन को भी दिखाया है करके।
तो कीटोन्स aldol कंडेंसेशन इस तरीके से हुआ, फिर मैंने दोनों ही किया है, एल्डिहाइड और कीटोन को भी लेकर बनाया है और इस तरीके से प्रोडक्ट आपके सामने है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है ये इसका aldol कंडेंसेशन के लिए क्या करना है आपको कि बस ध्यान रखना है कि इसका रिक्वायरमेंट क्या है, अल्कली मीडियम होना चाहिए, एटलीस्ट कार्बोनाइल कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन का होना प्रेजेंस है, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही होना चाहिए, अदरवाइज़ ये रिएक्शन नहीं होएगा। और इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को अगर पूरे डिटेल में समझना है तो मैंने पहले से पढ़ा रखा है चैनल पे aldol कंडेंसेशन, उसका लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, कब होगा? एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द रिंग इन व्हिच कार्बोनाइल ग्रुप एक्ट एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के रूप में काम करेगा या मेटा डायरेक्टिंग कहते हैं एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो देखिए इसको ध्यान रखिएगा, बेंजल्डिहाइड है, इसमें क्या हो जाएगा आपका HNO3H2SO4, ये आप जानते हैं नाइट्रो ग्रुप को डालने के लिए आता है, स्ट्रॉन्ग एजेंट है ये HNO3H2SO4। तो इसी के कारण आपके बेंजीन रिंग में नाइट्रो ग्रुप को प्रेजेंट कराना होता है जब कभी हमें कन्वर्सन में, तो इसी को लेकर आते हैं हम लोग। तो 273 283 केल्विन पे अगर आपको नहीं टेम्परेचर याद रहता है हीट का निशान दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे ये डाला और देखिए ये NO2 ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा, यानी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, हाइड्रोजन को हटा देगा यहाँ से, यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा ना एक, उस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा, इसीलिए से क्या कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें महत्वपूर्ण है कि ये चीज ध्यान रखें, और ये चीज जो आपको समझना है कि डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो ये जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब होता है बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, यानी कि जैसे देखिए ये जो आपका रिंग दिख रहा है ना आपको, ये इस तरीके से मैं बनाती हूँ, फिर से देखिए ऐसे, अगर हम कहते हैं कि ये ऐसा है एल्डिहाइड के साथ, तो क्या होगा, ये ऐसे ले लेगा आपका इलेक्ट्रॉन, तो आपका जो रिंग के बाहर आउटसाइड आने लगेगा क्या, पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन जो है आउटसाइड ऑफ द रिंग जाने लगेगा, मतलब रिंग जो जैसे ये इधर खींचा तो ऑब्वियस है कि ये ऐसे खींचेगा, ये ऐसे खींचेगा और ये ऐसे खींचेगा, डायरेक्शन होता है एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ये, मतलब ये आपके रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, जिसके कारण ये जो आपका NO2 ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर देगा मेटा पोजीशन पर, ठीक है। तो ये चीज होता है, इसमें बहुत सारी बातें और क्वेश्चन करते हैं, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इसको अरेंज करना है आपको, किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, एकदम शुरुआत में जाइए, जो आज का क्लास जो स्टार्ट हुआ था उसी टाइम पे पढ़ाया था ये बात, इस बात को, तो उसी से इसको करना है हम लोगों को। तो देखिए सबसे पहले ये कंपाउंड दिया है आपका एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे। जैसे एथेनॉल है, तो सबसे पहले एथेनॉल लिख लीजिए, ठीक है, CH3CHO को बोलते हैं एथेनॉल। प्रोपेनॉल है यानी CH3CH2CHO को बोलते हैं प्रोपेनॉल, और प्रोपेनोन बनाना है हमें तो CH3CO, CH3 प्रोपेनोन हो गया, ब्यूटेनोन हो गया, CH3CH2 CO और इसे के CH3, तो ये ब्यूटेनोन हो गया। अब आप ध्यान देंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो वहां भी बताया था मैंने आपको कि कीटोन जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्यों होते हैं, रीजन बताया था, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है उसके कारण। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गया आपका कि ये दोनों कीटोन है मेरा, ये दोनों ही कीटोन है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये दोनों तो लेस रिएक्टिव रहेगा ही रहेगा। अब इन दोनों को देखते हैं, ये दोनों तो एल्डिहाइड है, ये दोनों रिएक्टिव है, लेकिन जिसमें अल्काइल ग्रुप नजदीक होगा उस पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लगता है, जिसके कारण वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जल्दी से रिएक्शन शो करेगा, जल्दी रिएक्टिव होगा। तो यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखा जाए तो सबसे पहले CH3CHO आएगा, यानी एथेनॉल सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया, उसके बाद आपका प्रोपेनॉल रिएक्टिव हो गया, ठीक है। उसके बाद अब बारी आती है इन दोनों की, इन दोनों में देखिए लेस रिएक्टिव कौन हो जाएगा, जिसका स्टेरिक, देखिए ये बड़ा बल्कि ग्रुप ज्यादा है, ये थोड़ा तो छोटा ग्रुप है, तो ये जो थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस इसके अंदर कम होगा, तो रिएक्टिविटी इसका थोड़ा ज्यादा होगा इसकी अपेक्षा। तो ये लगता है ऑर्डर में ही दिया था, खाली ऐसे ऐसे कर देना था। CH3CO, CH3 हो गया हमारा, और फिर ये सबसे लास्ट में ब्यूटेनोन हो गया, CH3CH2CO CH3, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में दिया था, बेंजल्डिहाइड है, पारा टॉलल्डिहाइड है, पारा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन है। तो सबका पहले आप कंपाउंड को लिखिए, उसके बाद आप इसको समझिए कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ कौन जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाइए खुद से भी, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम बना लेंगे। इसका पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड ये हो गया मेरा, ऐसा हो गया बेंजल्डिहाइड। ठीक है, पारा टॉलिन अल्डिहाइड है, तो ये तो समझ में आ गया, ये रहा ऐसा। ये हो गया CH3, ये हो गया एल्डिहाइड और ये रिंग हो गया मेरा। उसके बाद पारा नाइट्रो है, तो पारा नाइट्रो ले लीजिए आप, अ, ऐसे बना लीजिए। अल्डिहाइड है तो CHO तो होगा ही होगा, पारा पे नाइट्रो ग्रुप डाल दीजिए, NO2 डाल दीजिए। ऐसे ही आपको बनाना आना चाहिए, तभी फिर बना पाएंगे इस क्वेश्चन को आप। ठीक है, ऐसे कर दिया। और एसीटोफिनोन है तो COCH3 हो गया मेरा। अब इसको पहचानिए कि इसमें से कौन कैसे करके, ये सारा कंपाउंड आपने लिख लिया। अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर और देखना है। तो सबसे पहले तो ये रिंग है, सबसे पहली बात होगी। सारे में एल्डिहाइड है, सिर्फ इसमें एक ये नहीं है, इसमें कीटोन ग्रुप है। तो ये तो मान लीजिए कीटोनिक ग्रुप है, तो ये सबसे पीछे हो जाएगा रिएक्टिविटी में। ये क्लियर है कि एसीटोफिनोन है, तो ये सबसे लेस होगा, तो सबसे लेस तो इसको बना लिया। अब ये एल्डिहाइड एल्डिहाइड ही है, तो इसमें कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ, इसको पहचानेंगे। तो देखिए NO2 जो ग्रुप है, इसको ऐसे लिखा जाता है, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस टाइप से। ठीक है, तो ये कैसा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन को जो विड्रॉ करेगा वो इंक्रीजिंग को बढ़ा देगा, रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसके कारण ये क्या करेगा, रिएक्टिविटी को इनहेंस कर देगा, बढ़ा देगा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे तुलना कर लीजिए, ये CH3 ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यानी कि ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, जो कि रिएक्टिविटी को घटा देगा। और ये आपका एल्डिहाइड है, ये तो समझ ही रहे हैं कि ये तो एल्डिहाइडिक ग्रुप के कारण ही प्रेजेंट है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन हो जाएगा, अगर हम इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, और इसको थर्ड मान लें, और इसको फोर मान लें, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमें दिख रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा थर्ड का रिएक्टिविटी। उसके बाद आपका फर्स्ट का हो जाएगा, क्योंकि इसका इसमें तो कोई ग्रुप ही नहीं है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, और ये क्या करता है, रिएक्टिविटी को डिक्रीज करवाता है, तो सेकंड हो जाएगा। और सबसे लास्ट में फोर हो जाएगा, यानी सबसे कम रिएक्टिविटी एसीटोफिनोन का हो जाएगा। बात आ रही समझ में आपके। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा केमिकल रिएक्शन पढ़ा और उसका यूजेस कैसे करना है उसको समझा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। आप थोड़ा सा आप लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स का कुछ यूजेस भी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी आ जाता है तो लिखना होता है, तो लिख लीजिए। बस यूजेस को आपको बस पढ़ लेना होता है, दिमाग में रखिए, यूजेस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स एज सॉल्वेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। 40% aqueous solution of formaldehyde known as formalin, यही एक इम्पोर्टेंट है इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में यही है। विच इज यूज टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स, बायोलॉजी के लैब में इसका यूज होता है। द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमेरिक प्रोडक्ट लाइक इन द प्रिपरेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक एसिटिक एसिड, इथाइल एसीटेट एक्सेट्रा। ठीक है, एसीटोन एंड इथाइल मिथाइल कीटोन आर कॉमन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। तो इस तरीके से कुछ 5 यूजेस मैंने लिखे हैं ताकि आपके एग्जामिनेशन पेपर में आ जाए, तो वहां आप लिखना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही दो है कि एक तो बेकेलाइट बनाने में होता है, पॉलीमर बनाने में, जो कि सिंथेटिक पॉलीमर है, और ये आपका एक फॉर्मेलिन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने आज के डेट में अल्डिहाइड कीटोन्स का पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा है और यूजेस भी पढ़ लिया, और क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश की है कि जो भी जहाँ भी है, ऐसे जो और भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगी। यहाँ पे जो आपके नोट्स के साथ जो भी हो सकता था पॉसिबल, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आगे की क्लास के लिए, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन्स का काम खत्म हो चुका है। अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पे आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, जुड़े रहें साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।